चलो गाइस, तो अपन स्टार्ट करें क्या? आगे सारे वापस आ गए, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं कैसे हवा में चीजें को फटाफट उड़ा के अपन खत्म करते हैं। ठीक है, चलो गाइस 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 गाइस, फोकस फोकस फोकस। अब हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम है रिकॉर्ड करने का। पता है दो तरह से सिस्टम होते हैं। आपको पढ़ना है ये वाला चीजें याद करनी है आपको, मतलब पूछ सकता है डिफरेंस। 5 नंबर का पूछना चाहे मैं बोलूं, अगर 5 नंबर का पूछना चाहे तो पूछ सकता है वो। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। पीरियोडिकली क्या होता है पता है? वो साल में एक बार अपने महीने, पूरे साल के लास्ट में अपन जाके एक बार इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं गिन के, कि मेरे पास ये वाला स्टॉक इतना है, ये वाला स्टॉक इतना है। ठीक है। एक होता है परपेचुअल सिस्टम। उसमें क्या होता है ना, कोई भी इन्वेंट्री अपने पास आती है तो अपडेट हो जाता है, कोई भी इन्वेंट्री बिकती है तो अपडेट हो जाता है। ठीक है। आपने छोटी छोटी दुकानों में देखा होगा, वो साल के लास्ट में करते हैं अपना, कि यार ठीक है मेरे पास इतना गेहूं पड़ा है, इतना चावल पड़ा है। और बड़े बड़े जैसे वी मार्ट वगैरह या बिग बाजार में जैसे ही इन्वेंट्री निकलती है या ऐड होती है, वो तुरंत उनके कंप्यूटर में ऐड हो जाती है। उसको बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम। समझ में आया? बेसिकली समझ में आया? ठीक है। हाँ, नहीं बेच नहीं दिया, मतलब तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये आप लोग मार्क कर लो, ये 5 नंबर के लिए पूछ सकता है कभी भी। थ्योरी में ये ऑब्वियसली पूछ सकता है अगर पूछना चाहे। इस चैप्टर से थ्योरी आएगी तो इसी में से आने का यही यही आने का चांस है। पेज नंबर है हमारा 4.6। 4.6 डन क्या? चलो बहुत अच्छे। अब ये देखो मैंने कितनी आसानी से आप लोगों को बताया था, और उतनी ही आसानी से स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में मैंने क्या बोला था? मेरे पास स्टॉक रखा रहेगा, जितने स्टॉक रखे हैं उनके अलग अलग दाम दिया हुआ है, दाम को ऐड कर दो, बात खत्म। देखो मैं दिखाता हूँ। ये रहा मेरे पास इन्वेंट्री में पी है, क्यू है, आर है। इसकी कॉस्ट है 38, 29, 17। इसकी एनआरवी ये। ठीक है। अब बताओ, मैं हर एक केस में अलग अलग सबकी कॉस्ट और एनआरवी वो करूँ क्या, कंपेयर? क्योंकि मेरे पास अलग अलग सबका पता है ना, इसीलिए इसको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो चलो सबकी कंपेयर करो। कौन बड़ा इन दोनों, कौन छोटा इन दोनों में से? इन दोनों में, इन दोनों में। तो मेरी यहाँ पे इन्वेंट्री क्या आ जाएगी? 38, 29, 14। टोटल कर दो, बात खत्म। ये देखो। अच्छा, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस रखो, वेटेड सब कुछ बाद में देखेंगे, वरना मिक्स हो जाएगा कंसेप्ट। ये वाला समझ में आया क्या? कुछ इसमें दिक्कत थी क्या? अपने को सब कुछ अलग अलग दिया होगा। लिख लो, चलो एक चीज लिख लो। इन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, इन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वी टेक वी टेक कॉस्ट वर्सेस एनआरवी सेपरेटली फॉर ईच आइटम। ये देखा ना हमने, कॉस्ट और एनआरवी सबका अलग अलग लिया। छोटे छोटे वैल्यू को क्यों लिख रहे हैं? मैंने फॉर्मूला क्या बताया? फॉर्मूला क्या बताया? फॉर्मूला बता। फॉर तो दोनों में से लोअर कौन सा है? हाँ, हाँ, तो बस वही तो किया अपन ने। ठीक है गाइस, समझ में आया? डन। चलो, अब फीफो मेथड देखो। फीफो मेथड में मैं आपको दो ही चीज बताऊंगा और दो ही चीज बताने वाली है। चलो, आप लोग बताओ फीफो का मेथड क्या मतलब, क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पूछा मैंने, मतलब पूछा है। चलो, इसमें मैं आपको दो चीज लिखाता हूँ, हर एक चीज में दो चीजें लिखाऊंगा। चलो लिख लो यहाँ पे फीफो।
गुड्स रिसीव्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। अब सिर्फ एक लाइन और अपना सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस पे। गुड्स रिसीव्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट, ठीक है। अब आप लोग एक चीज बताना मेरे को, अपन चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? इन्वेंट्री। मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री का दाम निकालना है, ठीक है। अब एक आप चीज बताना, ध्यान से सोच के बताना, मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में इसके हिसाब से मतलब जितने भी रीसेंट परचेजेस होगी वही पड़ी होगी ना, है ना? समझ में आया? तो मान लो मैंने 5,000 गुड्स खरीदे थे, मेरे पास इन्वेंट्री 1,000 की पड़ी है, मतलब जो लास्ट में 1,000 खरीदे, जो भी सबसे लेटेस्ट 1,000 खरीदे, वही मेरी इन्वेंट्री होगी ना। बस वही तो लिख के आना अपने को, बात खत्म। पूरे क्वेश्चन में लंबी चौड़ी लिस्ट दी होगी। अब जैसे देखो, अपने पास ये लिस्ट दी है, ठीक है, ये लिस्ट दी है। अरे भैया आप कौन हो? हाँ, ये लिस्ट दी है, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास 1,000 यूनिट्स पड़ी है। कौन सी 1,000 पड़ी होगी, जल्दी बताओ? 19 और 28 वाली 1,000 पड़ी होगी ना? क्या हो मेरे साथ इस पॉइंट पे सब लोग हो? तो बस मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आएगी? 800 होगी मेरी इस रेट पे, 200 होगी मेरी 60 के रेट पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री डन, खत्म। अब बताओ, मैं अगर आपको बोलता हूं मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ध्यान से सोच के बताना, मेरे को सबके आंसर चाहिए। मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1100। कहां कहां से, पहले सोचो कौन कौन सी 1100 यूनिट्स होगी? 28 की कितनी होगी? 19 की और 100। बस मैं नीचे से जोड़ना शुरू करूंगा ना। फीफो में ना ये चीज दिमाग से भूल जाना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आया पहला भी का। अपन चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? इन्वेंट्री। तो मतलब मेरे पास इन्वेंट्री कौन सी पड़ी होगी? जो सबसे लेटेस्ट खरीदी हुई होगी, ये याद रखो, बात खत्म हो गई। सबसे लेटेस्ट खरीदी हुई मेरे पास इन्वेंट्री बची हुई है, दैट्स इट, काम खत्म। कोई कंफ्यूजन आएगा इस पॉइंट में? बस यही तो था अपना। अब देखो, अपने पास टोटल अपन ने 2600 खरीदे, बोलता भाई 1600 अपन ने इशू कर दी, ठीक है, बेच दी। तो अब बताओ मेरे पास कितनी बची होंगी? 1,000 बची होंगी। 1,000 कौन कौन सी बची होंगी? 28 वाली 800। पहले पता है कैसे जोड़ना? पहले ये देखना, हाँ देखो मैं बताता हूँ कैसे जोड़ना। पहले ये देखना, मेरे पास 1,000 बची होंगी, इतना पता करो, 1,000 बची है। अब नीचे से काटना शुरू करो, 800 गई, बचा कितना? 200। 200 यहां से गई, खत्म। कोई दिक्कत? इतने ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देख लो। 800 मेरी इस रेट पे, 200 मेरी इस रेट पे, बात खत्म। अब इसी का अपोजिट, अगर मेरी फीफो में इन्वेंट्रीज मेरी सबसे लास्ट वाली थी, तो लीफो के केस में इन्वेंट्री कौन सी होगी? जो मेरी सबसे फर्स्ट वाली थी। तो अगर यही मैं एग्जांपल लूं आपको, ठीक है, और मैं बोलूं मेरे पास 1,000 स्टॉक बचा हुआ है, तो किसका बचा होगा जल्दी बताओ? 4 तारीख की डेट वाला 900 पड़ा होगा, और 10 तारीख की डेट वाला मेरा 100 पड़ा हुआ होगा। डन, बस इतना था तो पॉइंट था। अब लो, इस वाले केस में यही एग्जांपल दिया अपने पास, और कुछ बोला है क्या? इन द प्रीवियस एग्जांपल assume that following issues were made during the month। हाँ, चलो रुको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अरे तुम कौन हो भैया? पाँच सौ, 600, 500, 5, 20, 29। अच्छा गाइस, चलो देखो अपन ना ये वाला केस समझने का ट्राई करते हैं और इसको खत्म करते हैं। देखो मेरी तरफ देखना गाइस, हमने दिसंबर 5 को 500 यूनिट्स बेची, किस में से बेची होंगी?
900 में से, क्योंकि उसके अलावा तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। चलो ठीक है, इसमें से अपन ने 500 यूनिट्स बेच दी। अब मेरे पास क्या बचा होगा, दिसंबर 4 वाली मेरे पास बची होंगी 400। किस रेट की, 50 की रेट। चलो, उसके बाद मैंने कुछ परचेज किया है क्या, हाँ किया है। दिसंबर 10 वाली परचेज करी है, दिसंबर 11 वाली करी है, दिसंबर 19 वाली करी है, ठीक है। फिर मैंने बेची है 600। अब ये 600 मैंने कहां से बेची होगी, लीफो है, लीफो है, लीफो है। हाँ, 600 लिखा तो है, 600। अब मैंने 600 बेची है। हाँ, हाँ तो लेटेस्ट प्राइस कौन सा है, ये है ना यार। ये देख, 20 की डेट। अब एक चीज समझना गाइस, जहां पे आप लोग गलती करोगे, 20 की डेट पे हो, ठीक है, आप लोग 20 की डेट पे हो। गाइस यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, ध्यान ध्यान दो यहाँ पे। आप लोग 20 की डेट पे हो और आप लोग लीफो मेथड में क्या करोगे ना, 28 की डेट वाला बेच के आ जाओगे। अपने पास 20 की डेट पे 28 वाला अपन ने खरीदा है क्या, 20 की डेट पे मैंने 28 वाला खरीदा ही है, तो नीचे वाला तो देखो ही मत ना अभी, इसको तो देखो ही मत। इसको देख के क्या करना नीचे वाले को, इसको भूल जाओ अभी। 20 की डेट पे अगर मैं 600 इशू कर रहा हूं तो किस पे से इशू करूंगा, यहां से 200, यहां से, यहां से 100। मेरे पास क्या बच जाएगा, दिसंबर 4 का 400 किस रेट पे, किस रेट पे। चलो, अब उसके बाद मैंने कुछ खरीदा क्या, चलो, अब उसके बाद मैंने दिसंबर 29 को 500 यूनिट्स इशू किए। गाइस फोकस, दिसंबर 29 को मैंने 500 इशू किए, कहां से इशू किए होंगे, 800 में से, ठीक है, 500 माइनस कर दूं यहां से। अब मेरे क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा होगा, 300, 300, 400। समझ में आया लीफो कैसे बनता है, हाँ, कोई दिक्कत क्या, समझ में आया क्या लीफो, आया या सर के ऊपर से गया। एक बार फिर से देख लो, इस पूरे क्वेश्चन को देख लो। डन क्या, ये देखो, देख लो ये फॉर्मेट देख लो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे समझने में, एक बार देखो और मेरे को बताओ। मेरे को क्या देख रहे हो, फॉर्मेट देखो ना, शकल इतनी सुंदर थोड़ी है। चलो चलो, देखो फॉर्मेट, अपन ने यहाँ पे वही कर रखा है क्या, सबसे पहले मेरे पास 900 था, कुछ भी नहीं था, फिर 5 को मैंने इसी में से 500 इशू कर दिया, ठीक है। फिर 10 को 400 खरीदा, डन। मेरे पास बैलेंस इन्वेंट्री कैसे चल रही है वो अपन यहाँ पे मेंटेन करके चल रहे हैं। देखो ये पूरा फॉर्मेट, कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछो एक बारी। देखो गाइस, मैं एक बात बोलता हूँ, अपने पास ना सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जितनी जान फूक सकते हो ना फूक दो, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट्स तक के जो 2 महीने होंगे ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ और ये बात मैं सच बोल रहा हूँ, फुल टू ऐश है अपनी। क्योंकि उस बीच में एक बात बताओ, इंटर का अपने को कुछ आता नहीं है, कोई कोई ये बोलेगा क्या, वो जैसे 10th के बाद बोलते हैं अरे 11th की बुक लेके क्लास स्टार्ट कर दो भाई पढ़नी, कोई बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। 2 महीने फुल टू ऐश है अपनी। सोचो, 2 महीने की मेहनत, फिर 2 महीने फुल टू ऐश। पता है लिटरली मैं 2 महीने जब एग्जाम्स के बाद मैं उठता था दिन के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे,
कभी कभी मैं सोता था सुबह 5 बजे, उठाऊं शाम के 4 बजे आराम से, कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई नहीं बोलता था। मम्मी तो और बोलती थी, अरे मेरा राजा बेटा मेहनत करके सोया, सो जा और सो जा और सो जा। मेरे घर में ये बढ़िया था ना पापा, मेरे घर में ये बढ़िया था, पापा की शॉप होती थी, पापा सुबह 8 बजे चले जाते शॉप पे, रात में आते थे, तो मैं कम से कम शाम तक उठता था। तो पापा को नहीं पता चलता था ना मेरा राजा बेटा कब उठा है सो के, सिर्फ मम्मी को पता होता था। और फिर चार, देखो कैसी लाइफ थी, 4 बजे आराम से उठे, 4 बजे भी कैसे उठे, 4 बजे उठे नींद में ही, 4 बजे उठे, मम्मी चाय, हाँ चाय आई है टेबल पे, फिर मम्मी उठाई है, हाँ बेटा उठ जा, उठ जा उठ जा चाय पी ले, चाय पी अपन ने आराम से, चाय वाय पी, उसी के साथ अगर कुछ ब्रेड व्रेड टोस्ट वोस्ट आना हुआ तो वो भी मंगवाया, फिर ब्रश करने का मन किया तो किया, नहीं तो उसके बाद मम्मी कुछ गरम गरम नाश्ता आ जाए, शाम के 6 बजे गरम गरम नाश्ता चल रहा है अपना। फिर जैसे ही पता चला कि पापा आने वाले हैं 8 बजे के आसपास, गीजर वीजर ऑन किया, नहाए धोए, शाम के 7 बजे तैयार होके डन, पापा मैं तो सुबह ही उठ गया था, सबसे आपके जाते ही उठ गया। तो ये वाला शेड्यूल, और ऊपर से सबसे बढ़िया आप लोगों के साथ फायदा, ठंड में आप लोगों की छुट्टी होने वाली है, ठंड में सोने का तो और मजा आता है, रजाई में रात को सो, कब उठोगे पता ही नहीं चलता, सबसे बढ़िया सीन है। तो अभी सिर्फ 2 महीने की अपनी मेहनत है, सोच लो, इसके बाद फुल टू आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को सुबह उठना भी पड़ रहा है तो दिन में सोने को मिलेगा ना, दोबारा दिन में सो जाना, क्या दिक्कत है। चलो ये सब चीजें छोड़ो, ये बताओ इस पूरे फॉर्मेट में कोई दिक्कत, फीफो और लीफो में कोई दिक्कत आएगी अपने पास, फीफो और लीफो में कोई दिक्कत, वेटेड एवरेज तो इससे भी महाआसान है, अपन ने आज तक वेटेड एवरेज पढ़ते हैं, पता है क्या, मैं इसी को बता के चलता हूँ। वहां पे पता है वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, जब भी जैसे ही परचेज करेंगे ना, जैसे यूनिट्स परचेज करेंगे उनका दाम एवरेज कर देंगे, बात खत्म। बताऊं कैसे, चलो देखो, ये 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, ठीक है, मान लो मैंने 200 यूनिट्स खरीदी थी 10 रुपए के रेट पे, कितना दाम हो गया, फिर मैंने मान लो 100 रुपए, 100 यूनिट्स खरीदी 5 रुपए पे, कितना दाम हो गया, अब मेरे पास 300 यूनिट्स हो जाएंगी 2500 के रेट पे, रेट हो जाएगा 2500 भागा 300, बस। अब मैं अगर कोई भी यूनिट्स इशू करूंगा ना, अगर मान लो मैंने आपको बोली है, मैंने 100 यूनिट्स दी है, तो पता है आपको क्या करना है, 100 यूनिट्स इंटू जो एवरेज प्राइस निकाला था ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म, डन। इतना सा काम करके आना है, जब भी कुछ करेंगे, जब भी परचेज करेंगे ना, तो एवरेज कर देना, और सेल उसी एवरेज प्राइस पे होगी, लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो, हमेशा याद रहेगा। अपन क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को, तब पता चलेगा। क्या हुआ, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट बना रखा था क्या, लिखो, इन वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी परचेज, इन वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी परचेज, in weighted average after every purchase, the price is, the price is done as average, the price is done मत करो, the price is calculated as average, the price is calculated as average, अरे बस फाड़ देगा क्या पेज को, होगी छोटी सी गलती मेरे से, सॉरी, the price is calculated as average, second point, and the sale is done at that average price, and the sale is done, and the sale is done at that average price। देखो फटाफट से अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल, ये लो भैया आपके स्क्रीन के ऊपर, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 2 एंड 3, लो भैया ऊपर वाला ही बोल रहा है। चलो गाइस ये देखो, बोलता है 2 और 3 को लेके ही ना बनाओ अपना क्वेश्चन, ठीक है, बनाना स्टार्ट करें क्या अपन, जो मैंने चीज लिखवाई है ना उसी के बेसिस पे आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखो
गाइस चलो देखो, गाइस देखें, डेट, ठीक है, परचेज, सेल, और यहाँ पे बैलेंस, चलेगा? डन। देखो 4 तारीख को मैंने क्या किया था, 900 यूनिट्स खरीदी थी 50 के रेट पे, कितना? 45,000, ठीक है, 900 यूनिट्स, दाम इसका 45,000, डन। फिर मैंने क्या किया, 5 तारीख को बेच दी 500 यूनिट्स। अच्छा अभी कुछ एवरेज करने लायक है क्या यहाँ पे? नहीं, तो किस रेट पे बेचूंगा? 50 की रेट पे ही। चलो 500 यूनिट्स बेच दो 50, 500 इंटू 50, 25 के, ठीक है। मेरे पास बचेंगे 400 यूनिट्स 50 के रेट पे, 20,000, डन 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 डन। उसके बाद मैंने क्या किया, 10 तारीख को क्या किया मैंने, 400 यूनिट्स खरीदे, कितने रेट पे? जल्दी बताओ, 22,000। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, 400 यूनिट्स इंटू 55, 22,000। एवरेज करो, मैंने बोला था जब भी खरीदते हैं एवरेज करते हैं। 800 यूनिट्स मेरा 42,000 है, एवरेज प्राइस क्या आएगा जल्दी बताओ? 52.5 आया, देखा ये बीच वाला प्राइस बदल गया ना, डन। चलो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से परचेज करी, फिर से करो, 300 करी, किस रेट पे? क्या आएगा? चलो 300 इंटू 55, 16,500। चलो अब मेरे पास 1100 यूनिट्स है, ये है मेरे पास 58,500 एवरेज प्राइस बताओ जल्दी से। 53.18। मैंने क्या बोला था, जब भी परचेज करते जाते हैं प्राइस को एवरेज करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने 19 को क्या किया, फिर से परचेज किया, फिर से खरीदो भैया, 200 किस रेट पे? 12,000। फिर से मेरे पास 200 यूनिट्स आई 60 के रेट पे, 12,000 रुपए, ये आ गए 1300, और टोटल है हमारी प्राइस 70,500। एवरेज प्राइस क्या आया? फिर से मेरा एवरेज प्राइस चेंज हुआ ना। अब बताओ, अब मैंने क्या किया है, मैंने यूनिट्स बेची है 600 यूनिट्स, किस प्राइस पे बेचूंगा? मैंने बोला था ना जो एवरेज प्राइस अपन निकालते हैं उस पे बेच देंगे, बस कुछ नहीं किया। 600 इंटू 54.23 क्या आता है? 32,500, 38। 600 यूनिट्स बिक गई, 54.23, 32,500, 38। क्या बचा मेरे पास? 700 यूनिट्स, किस रेट पे? अमाउंट, डन। इसके बाद मैंने कुछ खरीदा क्या? खरीदा ना, 28 को खरीदा मैंने, 800 यूनिट्स खरीदी 47 के रेट पे, अमाउंट क्या आएगा? 37,600। फिर यहाँ पे 800 यूनिट्स लिखता हूँ, यहाँ पे 47 लिखता हूँ, यहाँ पे 37,600। अब जल्दी से एवरेज बता दो मेरे को, टोटल। चलो यहां तक अब एक चीज बताओ मेरे को, आप लोग ध्यान से एक चीज बताना, ध्यान से एक चीज बताना, क्या 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 मेरा प्राइस, एवरेज प्राइस सिर्फ तब बदलता था जब मैंने परचेज किया है? देखो सेल पे कभी भी मेरा एवरेज प्राइस बदला है क्या? तो ये चीज हमेशा अपने को समझ में आ गई, जब भी परचेज करेंगे तभी एवरेज निकालेंगे और तभी मेरा एवरेज प्राइस बदलेगा, ठीक है क्या गाइस? गाइस कहाँ पे? 75,562, चलो ठीक है, डन डन डन। अब अपने को समझ में आया कि जब अपन परचेज करेंगे तभी मेरा वेटेड एवरेज प्राइस चेंज होगा, समझ में आया? कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? नहीं। सेल पे मेरा प्राइस चेंज हो रहा है क्या? नहीं यार, मैं तो वेटेड एवरेज पे ही बेच के आ रहा हूँ, बस वेटेड एवरेज अपना खत्म, इतनी आसान तरीके से। कोई दिक्कत पड़ी कि माथे के ऊपर से चला गया? मैं कुछ ज्यादा फास्ट गया क्या इस पॉइंट पे? सबसे इजी टॉपिक था, सबसे इजी टॉपिक है अपना, जो मेन था वो एनआरवी वगैरह समझने का था, ये समझ में आया?
अब आप पूछोगे अमित भाई अब क्या करना पड़ता है? तीनों केस में, फीफो में, लीफो में, वेटेड एवरेज में, ये जो हमने निकाली, ये क्या निकाली? ये हमने कॉस्ट निकाला है, ठीक है? इसी पे मेजर करके मत आ जाना, क्वेश्चन में कभी कभी ये निकालने बोलेगा, इसके बाद एनआरवी लिखा होगा। अब हम पूरे की एनआरवी देखेंगे और जो दोनों में से कम होगा, बात खत्म, दैट्स इट। अब मान लो अपन ने यहाँ पे चलो सेल भी किया, इसके बाद वहां वो वाला पॉइंट छोड़ो। अब मान लो मेरे को बोलेगा 1500 यूनिट्स का ना एनआरवी 70,000 ही है, तो अब मैं इस पे मेजर करके आऊंगा या 70 पे करके आऊंगा? इजी चीज है ना, बस इतना ही सिंपल था। ये तीनों पॉइंट्स थे अपने, ये तीनों पॉइंट्स अपन ने किया। एक बार देखो ध्यान से, कॉपी देखो, बुक देखो, कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। और कोई डाउट? एसी ऑफ कर देंगे, कर दें? गाइस कोई कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके अलावा, वेटेड एवरेज के अलावा एक बार अगर बताना हो तो। चलो गाइस देखें, देखो अपने पास पूरी कॉस्ट, अपन ने पूरा कॉस्ट, गाइस गाइस गाइस, अपन ने पूरा कॉस्ट निकाला ना। ये फॉर्मूला क्या पड़ा था? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब अपने पास एनआरवी 70,000 दी होगी, तो मैं किस पे मेजर करके आऊं? इस पे करके आऊं या इस पे करके आऊं? 70 पे, बस। ठीक है, अब चलो एक बार वेटेड एवरेज आपको फिर से बता दूं क्या? फटाफट से देख लो। देखो गाइस, फोकस प्लीज। हम क्या करते हैं ना वेटेड एवरेज में, सिर्फ एक चीज, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, जब भी हम सामान खरीदते हैं ना, फोकस रखना, फोकस रखना, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं ना, उसको प्राइस और यूनिट्स ऐड करके एवरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास 400 यूनिट्स पड़े हुए थे 2000 के रेट पे, मैंने 400 और खरीदे 55 की रेट पे। अब मैंने क्या किया, दोनों का प्राइस जोड़ा 42,000, दोनों की यूनिट्स जोड़ी और एवरेज प्राइस निकाल दिया। कैसे निकाला? 42,000 डिवाइडेड बाई 800, ठीक है, मेरा एवरेज प्राइस आ गया। डन। फिर मैंने कुछ खरीदा, 300 खरीदा 55 के रेट पे, फिर मैंने दोनों को जोड़ा 58,500, यूनिट्स थी मेरी 1100, फिर एवरेज प्राइस निकाल दी। कैसे निकाल दी? 58,500 डिवाइड बाई 1100 रुपए, फिर मेरी एवरेज प्राइस आ गई। ठीक है, फिर मैंने कुछ खरीदा, फिर मैंने उसको जोड़ दिया, 70,500, यूनिट्स थी मेरी 1300, डिवाइड करके मैंने एवरेज प्राइस निकाल ली। कैसे निकाली? 70,500 डिवाइडेड बाई 1300। ठीक है, अब मैं जब भी सेल करूंगा ना, फीफो में अपन क्या करते थे, जो सबसे पहले खरीदा होता था उस रेट पे बेचते थे, लीफो में जो सबसे लास्ट में खरीदा होता था उस पे बेचते थे, वेटेड एवरेज में जो आपने लास्ट ये एवरेज प्राइस निकाली है ना, उसी पे बेच के आ जाना, बात खत्म, दैट्स इट, डन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? नहीं ना, डन। चलो simple average price for computing value of the inventory is a very simple approach. All the different prices are added together and they divide by number of the prices. The closing inventory is then valued according to, अरे यार ये तो, ओहो, ये तो और भी ज्यादा है। पता है प्राइसेस का एवरेज वाला मेथड क्या है? अभी अपन प्राइसेस और यूनिट्स दोनों का डिवाइड कर रहे थे ना, यहाँ पे सिर्फ प्राइसेस को ही डिवाइड करना है। मतलब जिस भी अपन ने प्राइस पे खरीदा था ना, उसको डिवाइड कर देना, बात आ जाएगी अपने पास। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। मैन्युफैक्चर ऑफ अ रेडियो सेट्स द गिवन, एक मिनट, मैन्युफैक्चर ऑफ अ रेडियो सेट्स गिवन अर्लियर, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिया था क्या पीछे? ये क्या? हम्म हम्म हम्म
एवरेज क्या? नहीं नहीं, देखो जितनी भी अपनी प्राइस थी ना उस डेट से पहले, मतलब अगर मान लो मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल करने की डेट से पहले तक मेरी जितनी भी प्राइस थी, यहाँ पे मैंने कब बेचा, 5 को बेचा, 5 पे बेचने से पहले मेरी एक ही प्राइस थी, तो ठीक है उसको छोड़ दो। दूसरा वाला केस पकड़ते हैं, 20 दिसंबर, उससे पहले मेरी कितनी प्राइस थी? उससे पहले मेरी प्राइस कौन कौन सी थी? 1, 2, 3, 4, डन, 5, 47। ठीक है, टोटल एक बार ही देखते हैं अपन। ठीक है, डन क्या? अब मेरी जितनी भी प्राइसेस है ना, जितनी भी प्राइसेस है, जितनी सब सारी प्राइसेस है, सब प्राइसेस को ऐड करो और जितनी नंबर ऑफ प्राइसेस थी उतने से डिवाइड कर दो। मतलब आराम से मेरी टोटल 5 प्राइसेस थी क्या? 50, 55, 55, 60 और 47। सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय कितने नंबर प्राइस थी? 5 प्राइसेस, 5 से डिवाइड कर दिया, ये मेरी प्राइस आ गई। बस अब जो भी मेरी क्लोजिंग स्टॉक होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना, ये तो सबसे सिंपल था। इसमें कोई दिक्कत आई क्या? ये तो मतलब आंख बंद करके बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये तो। हाँ, क्वेश्चन में जो भी प्राइस दी रहेगी सबका सम कर दो। किसको? कौन सी वेट वाली? तो वो तो वेटेड एवरेज में निकाली थी ना, इसमें तो निकालेंगे ही नहीं अपन, तो फिर आएगा कहाँ से? हाँ, क्वेश्चन वाली लिख लो। चलो इसका जल्दी से मैं लिखा देता हूँ, लिख लो। सिंपल प्राइस एवरेज लिख लो, पॉइंट लिख लो, सिंपल प्राइस एवरेज, सिंपल प्राइस एवरेज। just 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 add all the prices, just add all the prices divided by number of prices, just add all the prices divided by number of prices, multiply it multiply it multiply it by number of units left, multiply it by number of closing stock या number of units left to get the value of closing stock. Number of units left to get the closing stock. Closing stock value. Done. ये देखो भाई ने इतना लंबा चौड़ा भारी सा फॉर्मूला लिखा था, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। इससे अच्छा अपन ने वेटेड एवरेज में कितना सिंपल नहीं किया, जब भी खरीदेंगे ऐड करके डिवाइड करके एवरेज प्राइस निकाल लेंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत वेटेड एवरेज में? नहीं, चलो। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे भाई, करेंगे, वो भी करेंगे, क्यों टेंशन लेनी। ये आ गया ना एडजस्टेड सेलिंग प्राइस अपने पास, आखिरी है। देखो इसके बाद कुछ बच रहा है क्या अपने पास? खाली इलस्ट्रेशंस दिए हैं अपने पास। चलो, वेटेड एवरेज तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बारी मेरे से पूछ लो बस। चलो गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, चलो
अब अपने पास है परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड एवरेज मेथड्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। अच्छा, परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम पढ़ा था क्या अपन ने? पीरियोडिक में कब कितनी बार अपन इन्वेंटरी काउंट करते हैं, और परपेचुअल में जब भी, हाँ जब भी आता है, जब भी जाता है अपन रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। ठीक है, बहुत 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 सही। ये देखो, both simple average method and weighted average method are applied differently in case the entity uses a periodic inventory taking or a perpetual inventory taking. In the case of periodic inventory taking, the inventory available for sale during the period is considered together and an average rate is computed and the closing inventory is valued. बहुत ज़्यादा बकवास किया हुआ है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अपन वेटेड एवरेज निकाल रहे थे ना, ठीक है, और अपन फीफो यूज कर रहे थे ना। देखो वेटेड एवरेज में पता है क्या बोलता है? वेटेड एवरेज में हम एवरेज कैसे कर रहे थे? जिस डेट पे बेचा उस डेट से पहले हमारे पास कितना क्या था, अपन कर रहे थे ना। देखो 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 देखो, उस वाले पॉइंट पे आ जाओ सारे वापस। मैं एवरेज कब कर रहा था? जब भी मैं खरीद रहा था और फिर मैं बेच रहा था वहां पे। ये वाला आप लोग बताओ, ये वाला जो सिस्टम हमने किया ये कब मैं कर सकता था? जब मेरे पास परपेचुअल सिस्टम होता, तब तो मुझे पता होता ना किस डेट पे आया, किस डेट पे गया, किस डेट पे नहीं आया, किस डेट पे नहीं गया। ठीक है, अब बताओ मेरे पास पीरियोडिक सिस्टम है तो मैं वेटेड एवरेज कैसे करता? सबसे लास्ट डेट पे आता, मैं क्या करता? सबसे लास्ट डेट पे सारे की वैल्यू निकालता, डिवाइडेड बाय सारा गुड्स करता, ठीक है, मेरे पास एवरेज प्राइस निकलता और तब मैं बेच देता उस एवरेज प्राइस पे। तब मतलब रिस्पेक्टिव डेट वाला नहीं बनता। पता हूं कैसे? देखो ये देखो, ये रहा मेरे पास पीरियोडिक था, तो पता है मैंने क्या किया? अपन हर डेट वाइज कर रहे थे ना एवरेज, इसने क्या किया? सारी वैल्यू को एक साथ ऐड किया, ठीक है, सारे यूनिट्स को एक साथ ऐड किया और एकदम लास्ट डेट पे आके, ये देखो लास्ट डेट पे आके डिवाइड कर दिया 133,100 डिवाइडेड बाय 2600, आ गया 51.19 बस। और जो मेरी क्लोजिंग स्टॉक बची उसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ ये कोई तरीका हुआ क्या? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा कि मेरे पास 1000 क्लोजिंग स्टॉक बची है, बस। ये तो कुछ था ही नहीं, ये सबसे बकवास था। लेकिन अपन से ये पूछेगा क्या इतना आसान? नहीं पूछेगा। अपन से क्या पूछेगा? भारी वाला पूछेगा। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट का मन हुआ, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट का मन हुआ कि बच्चों को पास ही करना है और उसने पूछा वेटेड एवरेज पर एज पर पीरियोडिक सिस्टम बताओ, तो ये वाला लगा के आएंगे ना। तो ये वाला आप लोग कॉपी पे अपनी लिखने का तो लिख लो कि पीरियोडिक सिस्टम में वेटेड एवरेज अलग तरीके से लगता है। एक पॉइंट लिख लो, उसको हाईलाइट कर लेना। वेटेड एवरेज मेथड applies differently in perpetual and periodic system. Applies differently in perpetual and periodic system. ठीक है, डन क्या गाइस? डन। चलो आज आप लोगों की छुट्टी। एक पॉइंट बचा है वो कल करेंगे, अगर उसको भी आज करूंगा ना तो आज दिमाग अपना थोड़ा घूम जाएगा। हाँ ये पीरियोडिक वाला क्वेश्चन है। इस चैप्टर में सिर्फ एक पॉइंट बचा, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला मेथड। ठीक है, अगर उसको भी मैं आज लेता तो थोड़ा घूम जाता, इसलिए अपन ने इतना खत्म किया है, इतना में पूरा डन है अपना। अपन ने क्या खत्म किया? देखो गाइज, अपन फटाफट एक बार रिवाइज करने का ट्राई करते हैं। अपन ने सबसे पहले इन्वेंट्री पढ़ा, ठीक है। इन्वेंट्री का वैल्यू किस दो चीज पे करते हैं? कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद अपन ने मेथड्स पढ़े, कौन कौन सा? एक सबसे पहला फीफो पढ़ा। अच्छा बताओ, फीफो में आप लोग बताना, मेरे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो सबसे पहले डेट वाली होगी या सबसे लेटेस्ट वाली होगी? सबसे लेटेस्ट वाली। लीफो में सबसे पहले वाली होगी या लेटेस्ट वाली होगी? सबसे पहले वाली। और वेटेड एवरेज में एवरेज वाली पड़ी रहेगी, अपने पास एवरेज वाली पड़ी रहेगी, ठीक है।
इसके बाद अपन ने एनआरवी पढ़ी। एनआरवी मतलब आज जो अपन बेचेंगे तो अपने को क्या कॉस्ट मिलेगा। फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के केस में मैं क्या माइनस करूंगा उसमें से, सेलिंग कॉस्ट। और डब्ल्यूआईपी के केस में एक एडिशनल क्या माइनस करूंगा, रिमेनिंग कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर। बात खत्म, डन। बस इतना ही तो पढ़ा था। देखो अपन ने 5-6 लाइन की तो चीज ही पढ़ी थी, उस पर अपन ने 2-2.5 घंटे लगा दिए। कितना आसान था ना। अब इन्वेंट्री समझ में आया क्या। अब आप चीज बताओ, जब रिवीजन अपन करने आए तो अपन ने 5-6 लाइन में रिवीजन कर लिया। मैंने नहीं बोला था इन्वेंट्री बहुत छोटा सा चैप्टर है, पढ़ने में टाइम लगा, रिवीजन में कितना छोटा था ना। ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसका आप एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक का भी करके जाओगे ना, वो भी मोर देन एनफ है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करोगे, वही एक क्वेश्चन आएगा। आप एक काम करना, अच्छा एक काम करना, आप आज एक मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को, पिछले 4-5 अटेम्प्ट्स के ना या 10 अटेम्प्ट्स के इन्वेंट्री का क्वेश्चन उठा के देखना, इन्वेंट्री से क्या पूछा है, और देखना सारे एक ही जैसे थे कि नहीं थे। ठीक है, चलो डन। तो आज क्लास ऑफ करें क्या। ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय।